नमस्कार दोस्तों। अभी मैं पढ़ रहा था एक व्यक्तित्व के बारे में, तो मुझे लगा इससे आपको भी अवगत होना चाहिए। स्त्री शिक्षा के प्रति समर्पित एक व्यक्तित्व है सावित्रीबाई फुले। भारतीय सामाजिक आंदोलन इनके बिना अधूरा है, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसे व्यक्तित्व के लोग या ये नहीं रही होती तो आज भी स्त्री अपने अधिकारों के प्रति वंचित रही होती, स्त्री शिक्षा के अधिकारों के प्रति वंचित रही होती, ऐसा कहा जाता है। इनका जन्म है वो 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में सतारा में हुआ था, वर्तमान में पुणे। तो ये बचपन में इनकी जो शादी है वो ज्योतिबा फुले से हो गई थी। बाल विवाह कह सकते हैं। ज्योतिबा फुले की जो उम्र है उस समय 12 वर्ष की थी और इनकी जो उम्र है वो 9 वर्ष की थी। सोचिए कितनी छोटी उम्र में रही होगी। मतलब उस समय हमारे जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी वो इन कुरीतियों से भरी थी कि बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी बातें आम हुआ करती थी। आपको पता भी था कि वो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है और राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं, कहा जाता है ऐसा, उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को हटाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन वो अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था समाज से। और आज भी स्त्री शिक्षा या स्त्रियों की स्थिति आप देख सकते हैं शिक्षा के प्रति। तो जो हम सावित्रीबाई फुले थी, इनका जब विवाह हुआ ज्योतिबाई फुले से, तो उस समय जब विवाह हुआ तो ये अनपढ़ थी। मतलब अपने मायके से आई थी तो अनपढ़ थी, पढ़ लिख नहीं पाती थी ये। लेकिन एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी आदमी ज्योतिबा फुले से जब इनका विवाह हुआ तो वो ज्योतिबा फुले इनके प्रथम शिक्षक बने और इन्होंने उन्हें शिक्षित किया। ज्योतिबा फुले ने उन्हें शिक्षित किया और समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। या यूं कहें कि इन्होंने भी ज्योतिबाई फुले को प्रेरित किया कि आप समाज के उत्थान में अपना योगदान सुनिश्चित करिए। दोनों लोगों की जो जीवन दर्शन है वो समानांतर पटरी पे चलती है। 1848 में एक विद्यालय खोला जाता है, स्कूल स्कूल खोला जाता है। उसकी प्राध्यापिका ये बनती है। अब देखिएगा, जहां पर स्त्री शिक्षा ही लेना अभिशाप माना जाता हो, जिस समाज में सनातन या पुरातन पंथी विचारधारा के लोग, सनातन विचारधारा खराब नहीं है, लेकिन जो उसमें कुरीतियां और रूढ़िवादिता जो भर गई है वो खराब है, उस समय फैली हुई थी। हालांकि तमाम सुधार आंदोलन उस समय चल रहे थे। दयानंद सरस्वती का आंदोलन भी उस समय अवतरित हो चुका था। हिंदू धर्म में भी तमाम सुधार आंदोलन चल रहे थे। वो काल ही पुनर्जागरण का था। तो एक योगदान इनका भी था स्त्री शिक्षा और निम्न वर्ग के प्रति। ये जो क्रांतिकारी कदम इन्होंने उठाया स्त्री शिक्षा के लिए, तो इन्होंने प्राध्यापिका थी तो लोगों के द्वारा बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक महिला जाके स्कूल में अध्यापक बने। तो लोगों ने इनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किए, गोबर फेंकना शुरू किए, और कभी कभी तो कहा जाता है कि मानव मल इनके ऊपर फेंक देते थे, स्कूल ही न जाए, यह हताश हो जाए। लेकिन इच्छा शक्ति की ये बलवती थी। ये अपने साथ बैग में 2-3 कपड़ों को जोड़ा एक्स्ट्रा लेके चला करती थी। अच्छा फेंकोगे, कोई बात नहीं, चलो स्कूल आओ, हम वहां जाके चेंज कर लेंगे। वो जाती थी, चेंज करती थी, फिर मतलब अपने कदम ये पीछे नहीं खींचती थी। स्त्री शिक्षा को आगे ले जाना इनका प्रण था और इनके प्रण में भागीदारी थे इनके पति ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं 1873 में। सत्यशोधक समाज जो होता है वो समाज के निम्न वर्ग, दबे कुचले वर्गों के उत्थान से संबंधित सत्य की खोज करता है, उस पर शोध करता है।
उस शोध की एक वैज्ञानिक ये भी मान सकते हैं कि थी। किस तरह से समाज में उत्थान किया जाए। ऐसे लोग, हाँ देखिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी थे। देखिए, ये ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। ऐसा एक प्रेरक प्रसंग से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि उस समय केवल शिक्षा से संबंधित ही बुराई और कुरीतियां नहीं थी, सामाजिक रूप से बहुत कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह। एक विधवा थी, ब्राह्मण विधवा थी, उस गर्भवती थी, बहिष्कृत थी, उसको ज्योतिबा फुले अपने घर ले आते हैं, अपने घर में रखते हैं, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं ज्योतिबा फुले को। उसके बाद ये उस महिला को, उस बच्चे को जन्म देती है, जो ब्राह्मण महिला, उसको अपना दत्तक पुत्र बनाते हैं, अपना नाम देते हैं समाज में स्थान पाने के लिए, कि वो व्यक्ति, वो लड़का जो है वो समाज में स्थान पाएगा। और जाहिर सी बात है, ये सावित्रीबाई फुले के योगदान के बिना तो इतनी बड़ी बात हो नहीं सकती थी ना। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रेरित की गई सावित्रीबाई फुले यशवंत को अपना पुत्र बनाती हैं, और अगाध प्रेम रहता है उनमें, उन दोनों में। ये, और इनका अपना भी पुत्र होता है, सावित्रीबाई फुले का भी अपना एक पुत्र होता है, ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज की विचारधारा आगे जाते जाते जाती है। ज्योतिबा फुले इस पे काम करते हैं, विधवा आश्रम की स्थापना हुआ, या यूं कहें कि और भी विद्यालय इन्होंने खोले, 2-3 विद्यालय और खोले। ये तमाम कहानी आगे बढ़ती है। 1890 में जाकर ज्योतिबा फुले का देहावसान हो जाता है। उसके बाद के कालखंड में आपने सुना होगा कि अभी जैसे कोरोना महामारी आई है, वैसी ही महामारी आई थी विश्व में, प्लेग की महामारी पूरे विश्व को काल के गाल में निगल लेना चाहती थी। उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। यशवंत जी थे, जो इनके दत्तक पुत्र कहे जाते थे, वो तो वैश्विक रूप से डॉक्टर के रूप में उभर के आए थे इस प्लेग काल में। सोचिए, एक विधवा जो शायद इनके पास नहीं रहती तो जसवंत जैसे पुत्र भारत को मिल ही नहीं पाते, वो पुत्र वैश्विक काल में प्लेग से निजात दिलाने में अपना योगदान सुनिश्चित करता है। और सावित्रीबाई फुले खुद एक हॉस्पिटल में एक बच्चे की देखभाल करते हुए खुद प्लेग की चपेट में आ जाती हैं। संक्रमण होता था ना प्लेग से, खुद प्लेग की चपेट में आ जाती हैं और वो अपने जीवन का अंत कर देती है। तो सावित्रीबाई फुले का जो ये जीवन दर्शन है, वो प्रत्येक महिला के लिए आदरणीय है, प्रेरणा स्रोत है, और हम सबके लिए भी है कि ऐसी विभूतियां हैं तभी आज भारत भारत है। धन्यवाद।